उसके साथ दूर कहीं ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ऑटो खड़ा था। उस ऑटो में बैठे हुए थे राजू, ऑटो चालक। सीधे सादे, मेहनती लेकिन थोड़े रहस्यमय। उसकी आंखों में उस रात की अंधेरी खामोशी झलक रही थी। राजू ने प्लेटफॉर्म के चारों ओर देखा। कोई भी यात्री नहीं था। रात अब गहराती जा रही थी और ट्रेन की आखिरी उम्मीद भी अब दूर लग रही थी। राजू ने ऑटो का इंजन चालू किया। उसकी सोच में बस एक ही बात थी, अभी आखिरी चक्कर लगाओ, शायद कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही ऑटो की गाड़ी हिलने लगी, प्लेटफॉर्म के कोने से 2 लोग दिखाई दिए। शहर से आए हुए लग रहे थे। साफ कपड़े, बड़े बैग और उत्सुक नजरें। भैया, ऑटो मिलेगा क्या? एक ने आवाज दी। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ, बैठ जाइए। कहाँ जाना है? हमें इस इलाके का कोई शांत गांव देखना है। रात हो गई, होटल मिलेगा क्या? राजू ने सिर हिलाया। होटल नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेरे घर रुक सकते हैं। आज रात बाहर बिताना ठीक नहीं। मैं आपको कमरे में ठहरा दूंगा। दोनों यात्री आश्चर्यचकित हो गए। बहुत धन्यवाद भैया, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, बस जल्दी पहुंच जाओ, यही काफी है। ऑटो अंधेरी सड़क पर बढ़ा। रास्ते में हवा और ठंडी हुई। पेड़ों की छायाएं दीवारों की तरह खड़ी थीं। राजू ने अपने मन में सोचा, आज की रात सामान्य नहीं है। अमावस की रात है, कुछ अजीब हो सकता है। सवारी वाले शहर के लोग अब उत्साहित हो गए। उन्होंने राजू से पूछा, भैया, आप उस पुराने महल की बात कर रहे थे, सच में डरावना है क्या? राजू ने गंभीर होकर कहा, गांव में कहते हैं कि हवेली के पास प्रेतनी रहती है। शाम ढलते ही वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। जो गया वो लौटकर नहीं आया। दोनों यात्री हंसते हुए बोले, अरे भैया, हम एडवेंचर के लिए आए हैं, डर भय हमें नहीं रोक सकता। राजू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, महल में और श्मशान की तरफ मत जाना। कोई आवाज आए, चीखें आए, पलटकर मत देखना। ये रात बहुत खतरनाक है। घर पहुंचकर राजू ने चाय बनाई। दोनों यात्रियों ने देखा कि घर में खाली कमरा था। उन्होंने राजू का धन्यवाद किया। राजू ने फिर कहा, आप मेरे मेहमान हैं, चिंता मत करो, रात सुरक्षित है। रात गहराती गई। चाय खत्म हुई, खाने की तैयारी की गई। राजू ने हिदायत दी कि महल की तरफ न जाना। दोनों यात्रियों के लिए ये रोमांच की बात थी, लेकिन राजू ने उनकी सुरक्षा को महत्व दिया। रात के करीब 10 बज रहे थे। आदित्य और रोहन, यात्री, सोने की तैयारी कर रहे थे। हवेली और श्मशान की बातें उनके दिमाग में घूम रही थीं। उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन उत्सुकता भारी थी। बाहर से अचानक जानवरों की आवाजें गूंजने लगीं। अमावस की रात में हवा के साथ अजीब आवाजें जैसे दीवारों से टकरा रही हों। आदित्य ने रोहन से कहा, सुमित, मैं देखता हूं, थोड़ा बाहर घूमते हैं। रोहन ने चेताया, यार, राजू ने मना किया था, हमें बस कमरे में रहना चाहिए। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरा था, पेड़ हिल रहे थे और हवा में सायों की छाया चल रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि श्मशान की दिशा से धुंध उठ रही थी। धुंध में एक हल्की परछाई दिखाई दी। आदित्य ने टॉर्च जलाई। दीवार पर जलते हुए हाथों की छाया थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन, ये क्या है? रोहन ने कांपते हुए जवाब दिया, भाग, यार, अब बाहर मत जाना। पर आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने देखा कि धुंध के बीच एक लंबी साड़ी में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब था, आंखें नहीं, मुंह बड़ा और गर्दन उल्टी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च को सीधा उस पर डाला। औरत ने धीमी आवाज में हंसना शुरू किया। उसका हंसना हवेली के भीतर गूंज रहा था। रोहन, हमें अभी जाना होगा, जल्दी। दोनों पीछे हटते हुए हवेली की ओर भागे। सीढ़ियां चरमराईं।
हवेली जैसे जीवित हो गई हो। और तभी आधी रात की अजीब खामोशी में श्मशान से किसी का कदम चलने की आवाज गूंजने लगी। राजू की चेतावनी अब आंखों के सामने थी। आदित्य और रोहन हवेली के ऊपर वाले कमरे में बैठे थे। रात गहरी थी और हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। बस कभी कभी हवेली के अंदर से खड़खड़ की आवाज आती, जो उनके दिलों में डर पैदा करती। आदित्य ने कहा, रोहन, मुझे लग रहा है कोई यहाँ है। मेरे पीछे कुछ हलचल हुई। रोहन ने डरते हुए जवाब दिया, अरे यार, शांत हो जाओ। यह हवेली पुरानी है, पुरानी लकड़ी चरमराती है। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर अचानक जलते हुए हाथों की छाया दिखाई दी। आदित्य ने जोर से चिल्लाया, ये क्या है? रोहन ने टॉर्च उठाई और देखा कि दीवार पर स्याह निशान थे, निशान जैसे किसी आग में जलाकर बनाए गए हों। इसी बीच श्मशान की तरफ से धीमी सी चीख गूंजने लगी। आदित्य और रोहन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हवा में कोई अजीब सर्दी थी, मानो हवेली अपने अंदर का डर बाहर निकाल रही हो। आदित्य ने कहा, हमें जाना होगा, यह जगह सामान्य नहीं है। लेकिन रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, बस थोड़ी देर, हमें देखना है कि वास्तव में वहां क्या है। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। हवेली के निचले मंजिल में कदम रखते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर से धुंध उठ रही थी। धुंध के बीच सफेद साड़ी में कोई आकृति खड़ी थी। उसके बाल खुले और चेहरा झुका हुआ था। आदित्य ने टॉर्च उस पर डाली। आकाश में अचानक हवा तेज हुई। साया उसके पास बढ़ने लगा। रोहन ने पीछे हटते हुए कहा, भागो यार, यह कोई इंसान नहीं है। पर आदित्य का मन काबू से बाहर था। मैं देखूंगा, यह आखिरी मौका है। जैसे ही वह और करीब गया, आकृति की आंखें दिखाई दीं। सफेद गड्ढों जैसी खाली आंखें, मुंह अजीब तरह से बड़ा, और उसकी गर्दन उल्टी हुई। आदित्य चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। रोहन ने उसकी बाह पकड़कर पीछे खींचा। ये समय नहीं है, भागो। दोनों दौड़े, लेकिन हवेली का रास्ता बदल गया। जहां सीढ़ियां थीं, अब दीवार थी। दरवाजा अंधेरे में गायब। और तभी हवेली के हर कमरे से हंसी और चीखें गूंजने लगीं, मानो हवेली जीवित हो गई हो। आदित्य और रोहन ने हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया। तभी बाहर मधुकर का ऑटो दिखाई दिया। वह आधी रात में उनकी मदद के लिए आया। दोनों सुरक्षित ऑटो में बैठे। मधुकर ने देखा कि दोनों का चेहरा गंभीर और आंखें डर से खाली हैं। तुम लोग खुशकिस्मत हो, बहुत कम लोग वहां से लौटते हैं, मधुकर ने धीरे से कहा। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, और जो नहीं लौटते, उनका क्या होता है? मधुकर ने खिड़की की तरफ देखा। वे हवेली और श्मशान की दीवारों में फंस जाते हैं। उनकी आवाजें, उनकी परछाइयां वही रहती हैं। सुबह होते ही दोनों शहर लौट आए, लेकिन उनके साथ डर भी घर ले आया। भीड़ में भी उन्हें हवेली की आवाजें सुनाई देती थीं। और सबसे डरावनी बात, हर अमावस की रात आदित्य के फोन पर एक खाली कॉल आती थी। ना आवाज, ना नंबर, बस धीरे धीरे सांस लेने की आवाज। और उसी आवाज में हवेली की औरत की हंसी गूंजती थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, हवेली खाली नहीं है। अमावस की रात में जो अंदर जाता है, कभी पूरी तरह बाहर नहीं लौटता। मधुकर अब भी ऑटो चलाता है, स्टेशन पर खड़ा होता है, पर अमावस की रात में वह किसी को भी हवेली की तरफ नहीं ले जाता, क्योंकि कुछ यात्रियों का सफर सिर्फ जाने के लिए नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय दुनिया में बंधने के लिए होता है।